औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा जो यूनिट है आज वो 8 है, और पिछली मैं अपनी वीडियो में 7 तक करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा पढ़ेंगे। इसमें आपने इस पूरे चैप्टर में पहले आपने ये मैं कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर करना। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो आपको जो है अलजबरा जो है बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। तो चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले यहाँ पे लिखी हुई है। कहता अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड फॉर नंबर्स एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो कहता है अलजबरा वो ब्रांच है, वो शाख है मैथ की, यानी रियाजी की वो शाख है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। तो उसको आप अलजबरा कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है लिखे हुए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं? ये ए बी सी, ये सारे जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। इसको जहाँ पे ये यूज़ होंगे, जैसे कहीं पे लिखा होता है 2x, कहीं पे लिखा होता है 5y। अभी तक वैसे आप 6th क्लास में हैं, तकरीबन फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो जिस तरह जिसमें y आ जाए, x आ जाए, a b c, तो उस तरह की फॉर्म को आप अलजबरा वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मेन अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि एक क्वेश्चन की शक्ल में होती है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नुमेरल आ वेरिएबल और आ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स एंड numerals connect by one or more of these symbols plus minus multiply divide is known as a algebraic expression। हमसे वो यहाँ पे कह रहा है, कहता नंबर्स नुमेरल कौन से होते हैं 1 2 3, और वेरिएबल्स ए बी सी डी, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। यानी वेरिएबल का मतलब अननोन वैल्यू होती है, जिसका हमें वैल्यू का पता नहीं होता। ए बी सी डी, इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। वो कहता है इसके कम्बिनेशन में एक या एक से ज़्यादा इनको किसी सिंबल्स के साथ, यानी बुनियादी जो हमारे सिंबल होते हैं मैथ में, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इनके साथ मिलाकर लिखा जाए, उसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस 5, ठीक है। ये नुमेरल है और ये हमारे जो है वेरिएबल्स हैं। तो इसको मैंने मिला के लिखा है। इसको आप जो है अलजब्रिक, इस पूरी फॉर्म को, ठीक है, इस पूरी फॉर्म को आप अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि इनके साथ मिला कर लिखा जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5x ओवर 3x या 3y लिख दूँ मैं, तो ये जो फॉर्म है ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है जी। तो ये और फिर आगे इसमें मज़ीद जो है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा इसमें यूज़ होना है, उसने जो हमसे पूछना है अगली एक्सरसाइज में पूछेगा, वो पूछेगा वेरिएबल टर्म पूछेगा हमसे, कांस्टेंट नंबर पूछेगा हमसे, कोएफिशिएंट, बेस या एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ये जो है क्वेश्चन लिखा है, इसके मुताबिक आपको मैं बताऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं ये किस किस को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो लिखा होगा ये पावर होगी। वैसे भी आपको भी पता होगा, यानी कि कोई भी हमारे पास पीछे अगर आपने पढ़ा होगा, ये मैंने 3 लिखा, इसके ऊपर ऐसे 2 लिख दें, तो ये जो 2 है ये क्या होती है? पावर। अच्छा, इसका एक और नाम है, अगर मैं यहाँ पे इसको दायरा लगा के आपको बताऊँ, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। कहीं पे वो आपसे एक्सपोनेंट पूछेगा तो आपने परेशान नहीं होना, ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको पावर, आम हम अक्सर जो यूज़ करते हैं वो पावर ही इसको कहते हैं। तो एक और इसको कहते हैं, वो कहते हैं इंडेक्स। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको इंडेक्स पूछे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पावर होगी उसको आप लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो इस पावर के नीचे यहाँ पे जो होता है इसको बेस कहते हैं। ठीक है जी, इसको आप बेस भी कह सकते हैं और इसका नाम जो है वेरिएबल भी है ये। ठीक है जी, वेरिएबल उसने पूछा था, वेरिएबल, तो ये वेरिएबल भी है। ठीक है। अच्छा, आगे अब जो है इसके साथ जो वेरिएबल हो और उसके साथ जो लिखा हो, जो भी हिस्सा लिखा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 10, यानी कि कोई भी हिस्सा लिखा होगा, इसको आप जो है वेरिएबल के साथ वाले हिस्से को आप कहेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है जी, इसको कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये थे जी हमारी एक मैंने खाका बनाया था, इसको आपने अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। आगे इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज में ये जो है यूज़ होंगे, तो आपको अच्छे से इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है जी। टर्म्स, यहाँ पे वेरिएबल टर्म मैंने लिखा हुआ है। टर्म जो है वो होती है दो हिस्सों के दरमियान जो यानी कि फ़र्क रखता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 3x + 5, तो इसमें जो ये है ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है जी, पूरी की पूरी, यानी कि इस पूरे को आप वेरिएबल टर्म कहेंगे। अगर वो जस्ट आपसे वेरिएबल पूछता है तो आप लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू एक्स लिख देंगे। अगर उसने वेरिएबल टर्म पूछी है तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये एक टर्म है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ, तो उसको एक बार देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। अब आपको ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान लगेगी, आसानी से आप जो है इसको समझ लेंगे। कहता सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता अलग-अलग करें, सेपरेट करें वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को, कांस्टेंट टर्म को, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म को। इसमें आपने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको समझ आ गई, यानी इस पूरी फॉर्म को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। खैर मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अब हमने ये क्वेश्चन जो है वो नोट करना है और उसमें इसको बताना है कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है जी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिए हैं ताकि आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है तो बच सके। तो यहाँ पे उसने पहले क्वेश्चन में पूछा है हमसे वेरिएबल पूछा है, वेरिएबल टर्म पूछी है और साथ में उसने पूछा है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, दो चीज़ें इसने पूछी है। वो कहता है अलग-अलग करें, ये जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी है इसमें से वो अलग कर दें। तो यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन के बाद वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म मैंने बताया दो हिस्सों को अलहदा करने के लिए अगर फंडामेंटल सिंबल यूज़ किया जाए, जैसे 2a + 3b है, इनको अलहदा करने के लिए ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे टू टर्म है, तो आपने लिखना है वेरिएबल में 2a, यानी कि वेरिएबल भी है साथ में और साथ में 2 भी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ वेरिएबल लिख देना है, वेरिएबल उसने पूरी वेरिएबल टर्म पूछी है पूरी। ठीक है, तो 2a इसमें है और 3b जो है ये दोनों वेरिएबल टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी नई हिस्सा होता तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि वो नंबर्स, अब देखें आप कभी भी 5 की जगह पर 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। इसको अगर मैं बताऊं तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो वेरिएबल जो टर्म होती है या वेरिएबल जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4। अच्छा जी, आगे इसका क्वेश्चन 2, इसमें भी उसने वेरिएबल टर्म पूछा है और उसने कांस्टेंट पूछा है। तो वेरिएबल टर्म हमारे पास यहाँ पे a की क्यूब और a का स्क्वायर और a है, a माइनस का है यहाँ पे, तो मैं माइनस का ही लिखूँगा। यहाँ पे 17 है।
ठीक है। तो ये इसका आंसर, ऐसे आपने जो है क्वेश्चन में अगर पूछता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये लाजमी आता है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है वेरिएबल टर्म पूछ रहा है, तो 5m जो है एक ये है, दूसरा है माइनस का 3n, तो ये दोनों वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे माइनस का जो 7 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आगे 6p+5, इसमें जो है वेरिएबल टर्म आपको अब समझ आ गई होगी, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो 12 है, 12r ये वेरिएबल टर्म है, और इसमें माइनस का 4s ये वेरिएबल टर्म है, और 3 है जो ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। मैं बार बार बता रहा हूँ, कांस्टेंट वो वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स वैल्यू होती है 3, तो 3 ही, इसके साथ कोई यहाँ पे यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई ना हो, वो जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2। तो इसमें जो है स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। कहता है राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमसे कहता है कोएफिशिएंट बताएं, और जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो भी ऑफ द वेरिएबल टर्म की कोएफिशिएंट हमने बताने हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यानी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है 10a - 25b, ठीक है। कोएफिशिएंट मैंने पीछे जिसने मेरा लेक्चर लिया उसको अच्छे से मैंने सबको बताया है कि जो वेरिएबल होगा उसके साथ जहाँ पे जो भी रकम होगी वो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो 10 है, और इधर b के साथ ये वाली टर्म है, तो माइनस का 25 जो है ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। आगे वेरिएबल टर्म जो है वो आपको मैंने बताया है कि 10a पूरी की पूरी जो ये पूरी रकम जो है ये टर्म होती है, ठीक है। और दूसरा है माइनस का 25b, ठीक है जी। आगे कोएफिशिएंट फिर पूछ रहा है, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। 25 है यहाँ पे, और माइनस का 33 जो है वो कोएफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 16 और 13, बस ये 2 कोएफिशिएंट है। और वेरिएबल टर्म में हमारे पास है 16p, 13p, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे यार 24 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा जा रहा, तो कहीं पे हमारा क्वेश्चन तो नहीं गलत हो रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है, कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे उसने कांस्टेंट पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा कोएफिशिएंट और वेरिएबल, बस हमने 2 चीज़ें बता दी उसे। आगे फिर यहाँ पे 5 कोएफिशिएंट, माइनस का 4, 3 और माइनस का 2, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। और वेरिएबल टर्म जो है हमारे पास 5a की 4 माइनस 4a का क्यूब 3a का स्क्वायर कोमा माइनस 2a, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है, ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन 5 कोएफिशिएंट फिर पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये है यहाँ पे 4, और वेरिएबल टर्म हमारे पास जो है वो 15x का क्यूब कोमा 4x का स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन, इसमें आपने वही चीज़ यहाँ पे जो 4 है वो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस का 12 कोएफिशिएंट है, ठीक है। जो वेरिएबल टर्म है वो आपके पास ये पूरे की पूरी आएगी, ठीक है। 4a का स्क्वायर b, 3ab का स्क्वायर और माइनस का 12ab, ठीक है। ये वेरिएबल टर्म है पूरी की पूरी। आगे 7 में भी यही चीज़ है कि 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ये 7 कोएफिशिएंट 4 है और माइनस का 5,
ठीक है। तो जो को वेरिएबल टर्म्स हैं वो 7x का क्यूब y, 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर और माइनस का 5xy का क्यूब, ये हमारे पास इसके वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल, आपने इनको ऐसे समझ लेना है और करते जाना है। राइट डाउन द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन दी फॉलोइंग। अब वो कहता है एक्सपोनेंट बताएं। मैंने आपको बताया है कि एक्सपोनेंट वो पूछ सकता है, पावर पूछ सकता है, इंडेक्स पूछ सकता है। तो अब उसने एक्सपोनेंट पूछा है तो हम एक्सपोनेंट बता देंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको मैंने नोट कर लिया हुआ है। मेरा पहले ये सारा नोट करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है। तो आपको इसमें से बस आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि ये इस तरह से क्वेश्चन हल होता है। ठीक है जी। अब वो एक्सपोनेंट पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है वो वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ उसने वेरिएबल पूछा है। ठीक है। वेरिएबल टर्म नहीं पूछा। मैंने बताया कि जब वेरिएबल टर्म पूछेगा तो आप ये पूरी रकम लिखेंगे। जब वो सिर्फ वेरिएबल पूछेगा तो हमने सिर्फ वेरिएबल लिखना है। ठीक है। अब एक्सपोनेंट पहले पूछा। एक्सपोनेंट मैंने बताया ये जो पावर होती है इसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ये हमारा एक्सपोनेंट है। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे a, ये मैंने a लिख दिया। ठीक है। सिर्फ a, उसने वेरिएबल टर्म नहीं पूछा। वेरिएबल टर्म पूछता तो ये मैं पूरी रकम लिखता, यहाँ पे 7a की 5 लिखता। अब उसने सिर्फ वेरिएबल पूछा है चूंकि, इसलिए हम सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है। ये बात छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली है। अच्छा, यहाँ पे भी अब एक्सपोनेंट पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है और जो वेरिएबल है वो b है। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन 3। जी, तो इसका हमने बताना है एक्सपोनेंट इक्वल टू और वेरिएबल बताना है। अब इसका एक्सपोनेंट सिर्फ मैंने बताया है, एक्सपोनेंट जो है ये पावर होती है, यहाँ पे आपने 9 लिख देना है। वेरिएबल सिर्फ उसने पूछा है तो आपने p लिख देना है। ठीक है। परेशान नहीं होना कि मैंने ये 25 साथ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं लिख रहा तो ये हो गया वो, तो आपने ये नहीं सोचना, सिर्फ इसका वेरिएबल और एक्सपोनेंट बताना है आपने। ठीक है जी। एक्सपोनेंट और वेरिएबल, यहाँ पे 12 जो है वो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल है वो g है यहाँ पे। ठीक है। एक्सपोनेंट और वेरिएबल, एक्सपोनेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 जो है वो एक्सपोनेंट है, ये जो नीचे बेस है इसको आप वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है पावर है जो वो 3 है। ठीक है। और जो वेरिएबल है वो यहाँ पे y है। ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है जी। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की बहुत बहुत अच्छे से, मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करूं। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि राइट डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दी फॉलोइंग। कहता सिर्फ आपने राइट डाउन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को।
आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म बनानी है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी डिटेल बताई हुई है इस लेक्चर के शुरू में। तो आप जिसको नहीं यानी कि यहाँ पे समझ आएगी वो जाकर शुरू से मेरी वीडियो को देख सकता है, ताकि उसको अच्छे से पहले समझ आ जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है जी। खैर थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट बता दूंगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है द सम ऑफ 5A एंड 7B। ठीक है, इन दोनों का वो कहता है सम बताएं, और इसको किस में लिखना है हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। मैंने आपको बताया है कि दो टर्म, ये टू टर्म है, इसको किसी जो बुनियादी हमारे फंडामेंटल यानी कि सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस, तो इनके साथ लिखने को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कहेंगे। तो यहाँ पे सम कह रहा है इन दोनों का सम, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे 5A और सम प्लस 7B। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आपने इसको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, अब जल्दी से हम करते जाएंगे। यहाँ पे वो कहता है सम ऑफ 12P एंड 20Q। तो आपने सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 12P और इन दोनों का सम कहता है, तो सम का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे 20Q, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी सम कह रहा है, तो आप लिखेंगे 17X और एंड की जगह पे प्लस 25Y, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा आपने समझना है ज़रा। वो कहता है द डिफरेंस ऑफ x एंड y। वो कहता है x और y में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस का मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो वो होता है माइनस करना। ठीक है, यानी सबट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस। वेयर x इज़ ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे बात जो समझने वाली ये है कि वो कहता है जो x है वो बड़ा है किससे, y से। y से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ यानी जो x है वो कोई भी रकम हो सकती है। जैसे मैं x सेलेक्ट करता हूँ, x 5 है। अच्छा, अब आगे कहता ग्रेटर देन y, तो y से ये जो x बड़ा है, इसका मतलब y जो है वो 4 हो सकता है। ठीक है, तो तभी ये x से बड़ा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 या 5 नहीं लिख सकते। खैर हमने x और y ही लिखना है और डिफरेंस लिखना है, तो हम जो x बड़ा है तो x को हम बड़ा लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, ये छोटा है तो ये माइनस की रकम हम लिख देंगे। आपको पता है कि अगर एक तरफ 100 हो माइनस का और एक तरफ 100 हो प्लस का, तो बड़ा जो होता है वो ये होता है। ठीक है, या फिर अगर 1 भी है तो 1 बड़ा होगा, जो माइनस की रकम होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, कहता द डिफरेंस ऑफ 5P एंड 3Q वेयर 5P इज ग्रेटर देन 3Q। वो कहता है जो 5P है वो बड़ा है 3Q से, और डिफरेंस इसका मतलब ये छोटा है, तो छोटे को हम माइनस में लिख देंगे। तो पहली वाली जो प्लस की है 5P माइनस 3Q, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द डिफरेंस ऑफ 12x एंड 15y वेयर 12x यहाँ पे ये x है इज़ ग्रेटर देन 15y। ठीक है, वो कहता है यहाँ पे जो 12x है वो इस 15y से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12x पहले आएगा, ये छोटा है, तो इसको माइनस का हम जो है 15y लिख देते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है, इसको गौर से थोड़ा सा आपने देखना है, ऐड 22 टू द डिफरेंस ऑफ 4P एंड 3Q। वो कहता है 4P और 3Q का जो ऐड है वो ये है, उसके साथ जो ऐड हो रहा है वेयर 3Q इज़ ग्रेटर देन 4P। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो 3Q है, ये वाला जो 3Q है ये 4P से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ ये पहले आएगा, फिर आपके पास माइनस का हमारे पास ये आएगा,
और एंड पे जो ऐड होगा इन दोनों के साथ वो यानी कि जो कहता है कि इन दोनों के डिफरेंस का जो ऐड है वो ये है। मतलब ये मैं लिख के बताता हूँ आपको कि 3Q सबसे बड़ा है। अब वो इससे छोटा ये कहता है -4P। अच्छा, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हो गया ना, माइनस का मतलब दोनों का डिफरेंस, इसमें ऐड हो रहा है ऐड 22, तो ऐड 22, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन 8 कहता है ऐड 15Z टू दी डिफरेंस ऑफ 7x एंड 12। अब 7x एंड 12y के डिफरेंस में 15Z जो है वो ऐड हो रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं 7x है जो वो बड़ा है 12y से। इसका मतलब है 7x पहले आएगा और माइनस का 12y आ जाएगा, और इन दोनों के में जो ऐड होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15Z। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत, हमने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है बस। अच्छा जी, द सम ऑफ 1/3 ऑफ एंड 3/4 ऑफ बी। वो कहते हैं सम बनाए, सम है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 ए, कहता ऑफ ए, 1/3 ए। आगे सम कहता है, तो सम का मतलब प्लस होता है, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। आगे आप बी लिख देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, द सम ऑफ 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ पी एंड 7/10 ऑफ क्यू सम है। तो यहाँ पे 2/3 2/3 किसका है, पी का, और इसका सम जो है 7/10, तो 7/10 और आगे क्यू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने एक्सप्रेशन बनानी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ऐड 30 टू दी सम ऑफ 5 टाइम्स एक्स। जो x है वो 5 टाइम है। 5 टाइम का मतलब कोई भी चीज़ 5 टाइम हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 5 टाइम, इसका मतलब ये होता है 2 5 दफ़ा है, ठीक है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 10। इस तरह से होता है 5 टाइम, 2 5 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये x भी 5 टाइम है, 5 दफ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5x। अच्छा, 8 टाइम y एंड दी हाफ ऑफ z। जो z है वो आधा है, हाफ है, ठीक है। तो इसका सम इन सब का, x का, y का, z का जो सम है, इसमें जो सब में ऐड हो रहा है वो 30 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूँगा 5x सम 8y, क्योंकि 8 टाइम y है तो 8y, एंड हाफ जो होता है उसका मतलब होता है आधा, किसी भी चीज़ का हाफ, तो ये मैंने z लिख दिया 1/2z, ठीक है। आगे प्लस ये 30 ऐड हो रहा है, इसमें 30 ऐड कर देंगे हम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 2 पेन्स ऑफ द प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज x। प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 2 पेन इफ जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ आ नोटबुक, ठीक है। एक नोटबुक की जो प्राइस है वो है x, उसने खुद बताया है हमें। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक, तो वो कितनी हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है अगर एक की ये है तो 3 के लेके आने के लिए हम 3x यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 नोटबुक की, ये इसका एक का आंसर आ जाएगा। अब आगे वो कहता है पेन की जो है
यहाँ पे मैं लिखूँगा द प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ आ पेन, एक पेन की जो प्राइस है वो वाई है। अब द प्राइस ऑफ कितने पेन है जी, यहाँ पे 2 पेन, उसकी प्राइस हो जाएगी 2y। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है जी। बहुत शुक्रिया आपका जो है क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे दूसरे दोस्तों का भी, भाइयों का, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।